गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीमा देवी शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ रोहतक के इस फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज डिस्कस करूँगी डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन इंटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनमें डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन इंटेंशन में ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्वाइंट लायबिलिटी क्या होती है? तो ज्वाइंट लायबिलिटी ये होती है कि जो है अगर एक ग्रुप ऑफ द पर्सन्स मिल करके आपसी सहमति से कोई क्राइम करते हैं तो उनकी क्या होगी? ज्वाइंट लायबिलिटी होगी। उनकी लायबिलिटी ऐसी होगी जैसे कि एक पर्सन ने जो है कि पूरा का पूरा एक्ट किया है, जैसे कि कोई सिंगल एक्ट किया है या फिर सीरीज ऑफ एक्ट किया है या फिर डाइवर्स एक्ट किया है या फिर सेम एक्ट किया सभी पर्सन्स ने मिल करके, तो फिर भी एक पर्सन ऐसे लायबल होगा कि जैसे अकेले ने वो सारा का सारा एक्ट किया है। तो इस तरह से क्या होगी? सभी पर्सन्स की क्या होगी? ज्वाइंट लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन इंटेंशन होती क्या है? मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन क्या? कॉमन इंटेंशन से हम समझते हैं कि प्रायर मीटिंग ऑफ द माइंड या फिर प्री अरेंज्ड प्लान या फिर प्रियर कंसल्टेशन ऑफ द पर्सन्स। पहले से ही मीटिंग ऑफ माइंड कर लेना, जैसे कि अपने दिमाग में सेट कर लेना कि हमें क्या क्राइम करना है, कैसे करना है, किसको क्या काम करना है, किसको कहाँ पे खड़े होना है, किसको शूट करना है, या कोई जैसे रॉबरी करनी है तो किसको मनी लेके जाने हैं, किसको बाहर खड़ा होना है, किसको वार्निंग देनी है। इस तरीके से जो प्री अरेंज्ड प्लान हो जाता है सभी पर्सन्स के बीच में, तो उसे कहेंगे हम कॉमन इंटेंशन, जैसे कि प्रियर मीटिंग ऑफ द माइंड्स। नेक्स्ट है हमारा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है कॉमन इंटेंशन के? सम क्रिमिनल एक्ट। फर्स्ट है हमारा इंग्रेडिएंट सम क्रिमिनल एक्ट। कोई क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी होता है। क्रिमिनल एक्ट से आप क्या समझते हो? क्राइम कमिटेड बाय ए ग्रुप ऑफ द पर्सन्स। दो या दो से अधिक पर्सन्स के द्वारा एक क्राइम करना, क्रिमिनल एक्ट करना ही क्या कहलाएगा? सेक्शन 34 में अगर एक ही पर्सन क्राइम करता है तो उसे हम सेक्शन 34 में काउंट नहीं करेंगे। सेक्शन 34 के अंदर अगर क्राइम किया जाता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा तो उसे ही क्या कहेंगे? हम क्रिमिनल एक्ट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बाय टू और मोर पर्सन्स। किन के द्वारा किया जाना चाहिए? दो या दो से अधिक पर्सन्स के द्वारा जो है क्राइम होना चाहिए। अगर एक पर्सन किसी का मर्डर करता है तो वो सेक्शन 34 में काउंट नहीं होगा। सेक्शन 34 के लिए पर्सन्स जो है दो या दो से अधिक होना जरूरी होता है, क्योंकि एक पर्सन है वो सहमति किसके साथ करेगा, किसके साथ मीटिंग ऑफ माइंड होगा, तो इसलिए अकेला पर्सन है जो कॉमन इंटेंशन में नहीं माना जाएगा। तो सेकेंड थर्ड पॉइंट है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। जो भी क्राइम किया है कैसे किया है? इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन आपसी सहमति से किया है। पहले जो है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, पहले जो है सब सेट हो गया है कि किस तरीके से क्राइम करना है, किसको क्या क्या एक्ट करना है। तो ऑल दिस थिंग्स अंडर द इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। तो फोर्थ पॉइंट है इन प्री अरेंज्ड प्लान। प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया किसी का मर्डर करना है तो जैसे कि कौन गेट पे खड़ा होएगा, कौन जो है शूट करेगा, कौन क्या करेगा, तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा प्लानिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि प्री अरेंज्ड प्लान होता है कॉमन इंटेंशन में। और क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन्स who will do the common intention with the common intention to do the crime। जो क्राइम करते हैं कॉमन इंटेंशन के साथ जो पर्सन्स होते हैं उन सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन कैसे होना चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि अगर किसी का मर्डर किया तो एक पर्सन ने शूट किया तो वही लायबल होगा। अगर कोई बाहर भी खड़ा है, कोई वार्निंग भी दे रहा है, वो पर्सन भी सेम लायबल होगा जैसे कि उसने ही मर्डर किया है। तो इस तरीके से जो है ऑल पर्सन्स विल बी लायबल। अकेला पर्सन ऐसे लायबल होगा जैसे कि पूरा का पूरा क्राइम जो है उसी ने किया है। तो सारे के पर्सन्स की क्या होगी? ज्वाइंट लायबिलिटी होगी। फिर है फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी इन द कॉमन इंटेंशन। फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है, लेकिन कुछ केसेस में फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। तो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है, लेकिन कुछ केसेस में फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। तो इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट केस है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर।
कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेज एम्परर। इस केस में क्या हुआ था, जो वीरेंद्र कुमार घोष था वो क्या है, एपिलेंट होता है। वो क्या कहता है कि जो है वो एपिलेंट और बहुत सारे पर्सन्स कहाँ पे जाते हैं, संकरीटोला पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, वो जो सब पोस्ट मास्टर क्या होता है, रूम के अंदर क्या कर रहा होता है, मनी काउंट कर रहा होता है। तो उससे वो मनी की डिमांड करते हैं। तो सब पोस्ट मास्टर है जो मनी देने से मना कर देता है। तो फिर क्या करते हैं, कुछ पर्सन जो सेवरल पर्सन्स होते हैं उनमें से कुछ पर्सन क्या करते हैं, उसको शूट कर देते हैं। और जैसे ही शूट करते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है उसी टाइम पे। और डेथ हो जाती है तो जो एपिलेंट होता है वीरेंद्र कुमार घोष, वो कहाँ पे खड़ा होता है, बाहर डोर पे खड़ा होता है। तो सारे पर्सन इधर उधर डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। तो वीरेंद्र कुमार घोष है वो भी कोशिश करता है कहीं भागने की। तो जो पोस्ट ऑफिस का असिस्टेंट है वो उसे क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और जो वीरेंद्र कुमार घोष के हाथ में जो गन होती है वो शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन असिस्टेंट ने उसे क्या कर रखा है, पकड़ रखा होता है। तो वो शूट करने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो फिर वो बाद में कोर्ट में जब केस होता है तो क्या करता है, ये डिफेंस लेता है कि मैं तो बाहर दरवाजे पर खड़ा था, डोर पे खड़ा था, तो मेरी लायबिलिटी कैसे है, मैंने तो शूट किया ही नहीं, तो मैं कैसे लायबल हो सकता हूँ मर्डर के लिए। तो इस में डिसीजन आया, कोर्ट का प्रीवी काउंसिल का डिसीजन आया कि जो हाँ आपकी भी मीटिंग ऑफ माइंड थी उन पर्सन के साथ, प्री अरेंज प्लान था, इसलिए आप भी ऐसे ही लायबल हो गए जैसे कि और पर्सन जिन्होंने शूट किया है, उसी तरीके से आप भी वैसे ही लायबल होंगे मर्डर के लिए जैसे दूसरे पर्सन्स होंगे। तो इस तरीके से क्या होगी, सभी पर्सन्स की क्या होगी, ज्वाइंट लायबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो वीरेंद्र कुमार घोष के बाद एक एग्जाम्पल और बताती हूँ आपको, जैसे कि ABCD कहाँ पे जाते हैं, एस के घर में जाते हैं रॉबरी करने के लिए। ए और बी क्या करते हैं, एस को शूट कर देते हैं रॉबरी करते टाइम। और क्या होते हैं, सी और डी बाहर वार्निंग करने के लिए डोर पे खड़े होते हैं। तो इसमें सी और डी डिफेंस लेते हैं कि हम तो बाहर खड़े थे, डोर पे खड़े थे वार्निंग देने के लिए, हमने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, जो एस को शूट किया है तो उसमें तो हमने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। तो लेकिन कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि आपने जो है, आपकी जो है प्री अरेंज्ड प्लान था, प्रायर मीटिंग ऑफ द माइंड था, आपसी सहमति थी सभी की, इसलिए चाहे आपने छोटा एक्ट किया है या बड़ा एक्ट किया है, सेम एक्ट किया है या डाइवर्स एक्ट किया है, तो आप सभी की लायबिलिटी क्या होगी, सेम ही मानी जाएगी। फिर है कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट। कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है। ऑन द स्पॉट कैसे डेवलप हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। जैसे ABCD कहाँ पे जाते हैं, फील्ड में जाते हैं और अपने फील्ड में जाते हैं, और S का फील्ड है जो ABCD के फील्ड के साथ होता है, वहाँ से वो क्या करते हैं, जो ग्रेन के बंडल है वो अपने फील्ड में लेके जाते हैं ABCD। तो जैसे ही वो फील्ड में लेके जाते हैं अपने में, तो उनके बीच में क्या हो जाती है, फाइट शुरू हो जाती है। और A और B के पास क्या होती है, लाठी होती है, और C और D ऐसे ही होते हैं, उनके पास कोई वेपन नहीं होता है। तो जैसे ऑन द स्पॉट फाइट शुरू होती है तो A भी क्या करते हैं, उसके जो है हेड पे वार कर देते हैं, और हेड पे, और जो C और D है वो सिर्फ फिस्ट और किक से असोल्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो असोल्टिंग है उससे उसकी डेथ नहीं हो सकती, लेकिन जो हेड पे वार किया है उससे क्या हो सकती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ऑन द स्पॉट क्या हुआ है, कॉमन इंटेंशन डेवलप हुई है। लेकिन किस किस के बीच में कॉमन इंटेंशन डेवलप हुई है, A और B के बीच में उसकी डेथ करने की। C और D के बीच में हम नहीं मान सकते कि उनके बीच में उसकी डेथ करने की इंटेंशन डेवलप हुई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किक्स और फिस्ट से ही असोल्ट किया है। तो इस तरीके से हम नहीं मान सकते। तो ऑन द स्पॉट भी क्या हो सकती है, कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी बट इन सम केसेस फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। तो इससे रिलेटेड एक केस है, इसमें क्या होता है, जैसे ABCD कहाँ पे जाते हैं, P के घर पे जाते हैं, क्या करने के लिए, रॉबरी करने के लिए जाते हैं, थेफ्ट करने के लिए जाते हैं P के घर में। तो थेफ्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, P प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, थेफ्ट तो कर लेते हैं, और P को जो है वो क्या होते हैं, उसकी माइनर सन होता है, P का माइनर सन होता है। और थेफ्ट करने के बाद क्या हो जाता है, Q और S जो है वो
क्या होता, उसके जो 2 सन होते हैं, उसके पी के 2 सन होते हैं, वो जो शॉप पर होते हैं वो बाई चांस क्या आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, उनको शूट कर देते हैं। तो शूट कर देते तो एक सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से क्या मानेंगे कि जो है फिजिकल प्रेजेंस जो है 2 की ही थी जब उन्होंने शूट किया, 2 तो अंदर थे। तो इस तरीके से हम क्या मान सकते हैं कि उन सब की फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी एट द टाइम ऑफ द शूटिंग। तो फिर भी हम क्या मान लेते हैं, चारों के चारों पर्सन्स को लायबल मानेंगे। तो इस तरीके से अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है एट द टाइम ऑफ द मर्डर ऑफ द पर्सन, तो भी क्या मानेंगे कि हम चारों के चारों क्या है, लायबल थे मर्डर के लिए। तो इस तरीके से उनकी लायबिलिटी मानी जाएगी। तो इट इज ए मैटर ऑफ द इंटरफेरेंस, कॉमन इंटेंशन इट इज ए मैटर ऑफ द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मैटर कैसे मानेंगे, जो है कॉमन इंटेंशन के डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिल सकते, डायरेक्ट एविडेंसेस मिलना मुश्किल होता है कॉमन इंटेंशन के। वो कहाँ से डेवलप होते हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जो प्रत्येक केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस है उन्हीं से हम अंदाजा लगाते हैं कि पर्सन्स की कॉमन इंटेंशन थी कि नहीं थी। तो इस तरीके से हम कॉमन इंटेंशन का जो है अंदाजा लगाते हैं फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से। तो नेक्स्ट है हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट को हम समझने से पहले हम समझेंगे अनलॉफुल असेंबली को, क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड है, अनलॉफुल असेंबली और कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, असेंबली ऑफ द 5 or more person, an assembly of the 5 or more persons whose common object are to overawed by the criminal force। क्रिमिनल फोर्स के द्वारा किसी को अपनी क्रिमिनल फोर्स के द्वारा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर, उनको अपनी पावर यूज करने से रोकना। जो असेंबली होती है 5 और मोर पर्सन की, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी पावर यूज करने से रोकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। या फिर अनलॉफुल असेंबली क्या किसे कहेंगे, जो लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने से रोकती है, या फिर कोई मिसचीफ करती है, क्रिमिनल ट्रेसपास करती है, या फिर कोई और ऑफेंस करती है, तो उसे भी क्या कहेंगे, हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। या फिर क्या कहेंगे, किसी को जो है पावर यूज, किसी का राइट है प्रॉपर्टी के पोजेशन का, उस प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेने से क्या करते हैं, रोकते हैं अगर वो असेंबली, तो उसे भी अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। या किसी प्रॉपर्टी पे इनकॉर्पोरल राइट है, उस प्रॉपर्टी के इनकॉर्पोरल राइट को भी क्या करते हैं, हम रोकते हैं। या फिर किसी पर्सन का वैसे राइट है या स्पोज राइट है, स्पोज राइट से आप क्या समझते हो, मतलब मिलने वाला राइट, लगता है कि हमें यहाँ पे राइट मिल सकता है, उस राइट को रोकते हैं, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। या फिर क्या करते हैं, किसी पर्सन को कोई एक्ट करने का राइट है, लेकिन वो एक्ट उसको वो एक्ट करने से रोकते हैं, तो उसे भी क्या कहेंगे, हम अनलॉफुल असेंबली है। या फिर किसी को कोई एक्ट करने का राइट नहीं है, उससे वो एक्ट कराते हैं, तो वो जो एक्ट कराते हैं उसे भी क्या कहेंगे, हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। तो ये सारे 5 ऑब्जेक्ट हैं जो किस में आएंगे, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट असेंबली में आएंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट को फुलफिल करते हुए, इन ऑब्जेक्ट को देखते हुए अगर कोई 5 और मोर पर्सन्स कोई एक्ट करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे कि अनलॉफुल असेंबली ने कॉमन ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या किया है, क्राइम किया है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट है सेक्शन 149 में। तो इसके पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का होना जरूरी है। अनलॉफुल असेंबली मतलब कि 5 और मोर पर्सन, जिसके कॉमन ऑब्जेक्ट मैंने अभी बताए हैं, जिसके कॉमन ऑब्जेक्ट ये होंगे तो क्या होगी, वो अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। और कॉमन ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया है वो होंगे, तो अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो वो सेक्शन 149 के अंदर आएगा। तो अगर इससे रिलेटेड एक केस है यूनिस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, अगर पर्सन है जो प्रेजेंट है वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली में प्रेजेंट है और ये पता है कि ये इस कॉमन ऑब्जेक्ट से जो है ये प्रेजेंट हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम इस कॉमन ऑब्जेक्ट से प्रेजेंट हुए हैं और वो सिर्फ उसने कोई क्राइम नहीं किया, उस पर्सन ने सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हुआ है, तो भी वो क्या माना जाएगा, लायबल माना जाएगा, वो पर्सन जो है लायबल माना जाएगा। तो नेक्स्ट केस है राम दुलार लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ द बिहार। इस केस में क्या होता है,
इस केस में ये डिसीजन हुआ था कि अगर फिजिकल प्रेजेंट है, कोई पर्सन फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन उसे कॉमन ऑब्जेक्ट का ही नहीं पता है कि किस ऑब्जेक्ट से ये असेंबली बनी हुई है, सिर्फ वैसे ही प्रेजेंट हुआ है, तो उस केस में उसको लाइबल नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली का होना जरूरी है, 5 और मोर पर्सन का होना जरूरी है। इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, जो है उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर के जो है ये एक्ट करने वाले हैं। जैसे कि अभी 3-4 महीने पहले CAA पर जो है प्रोसिक्यूशन चल रहा था, उसका वोलेशन हो रहा था, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। जैसे कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, उसका वोलेशन करना। CAA का जो मोहम्मडन थे वो क्या कर रहे थे, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का क्या कर रहे थे कि ये बिल जो है पास नहीं होना चाहिए, ये एक्ट पास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो क्या माना गया था कि ये अनलॉफुल असेंबली है एक तरीके से। जो इस तरीके से जो भी पर्सन, उनको जो है सबको ऑब्जेक्ट का पता था कि ये ऑब्जेक्ट है, और जो है ऑब्जेक्ट का पता होते हुए वो अगर फिजिकली भी प्रेजेंट होते हैं, कोई और एक्ट नहीं करते हैं उसके साथ में, कोई और क्राइम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो भी वो क्या माने जाएंगे, लायबल माने जाएंगे इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यही होता है, इन द मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए अगर कोई क्राइम करते हैं तो इसे ही मानेंगे कि जो है कॉमन, ये सेक्शन 149 के अंदर आएगा। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बता दें, जैसे कि 27 पर्सनस हैं, वो किसी का मर्डर करने के लिए जाते हैं। तो अगर हम वो 27 पर्सन जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पर्सन है जो उस पर वार करते हैं ए के ऊपर, तो इससे ए की डेथ हो जाती है। लेकिन बाद में डिसीजन आता है कि 4 पर्सन्स को ही कन्विक्ट किया गया और सभी को एक्विट कर दिया गया। सिर्फ 4 पर्सन को ही क्या किया गया, कन्विक्ट किया गया, और सभी को क्या कर दिया, एक्विटल कर दिया। लेकिन कोर्ट का डिसीजन अगर 4 पर्सन को ही जो कन्विक्ट किया गया, फिर भी हम ये नहीं मानेंगे कि अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, क्योंकि 27 पर्सन्स थे, सबका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था। लेकिन फिर भी 4 पर्सन को ही कन्विक्ट किया गया। बाद में सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग लगा कि 4 पर्सन ने ही जो पार्टिसिपेट किया है, लेकिन फिर भी उसको क्या मानेंगे, हम अनलॉफुल असेंबली ही मानेंगे। ठीक है, तो इनमें अब हम डिफरेंस देखते हैं, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। कॉमन इंटेंशन जो है सेक्शन बेसिस ऑफ लायबिलिटी अंडर सेक्शन 34 इज कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 में जो लायबिलिटी का बेस क्या है, कॉमन इंटेंशन, आपसी सहमति है। और सेक्शन 149 में जो बेसिस ऑफ लायबिलिटी है वो क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट है। कॉमन ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, और कॉमन इंटेंशन मतलब आपसी सहमति क्या है। और इसमें कितने पर्सन्स होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन में 2 या 2 से अधिक पर्सन्स होंगे तो वो किसके अंदर आएगा, कॉमन इंटेंशन के अंदर आएगा। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में कितने पर्सन्स होने चाहिए, 5 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, वो किस में आएगा, कॉमन ऑब्जेक्ट में आएगा। कॉमन इंटेंशन में जो है वो डिफाइंड नहीं है, कॉमन इंटेंशन डिफाइंड नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी बताता है। जैसे कि सिर्फ कॉमन इंटेंशन को हम, ये पनिशेबल नहीं है सिर्फ कॉमन इंटेंशन। जैसे किसी पर्सन ने मर्डर किया है, 2 या 2 से अधिक पर्सन ने मिलकर के मर्डर किया, तो सेक्शन 302 लगा देंगे, साथ में सेक्शन 34 लगा देंगे। तो जो क्राइम करते हैं उसके साथ लगता है सेक्शन 34, अकेला सेक्शन 34 हम कहीं भी लगा नहीं सकते। तो ये कहेंगे कि हम ये जो है अनडिफाइंड, सेक्शन 34 में कहीं डेफिनेशन नहीं दे रखी, और ये क्या है, अनलिमिटेड है, किसी भी सेक्शन के साथ लग सकता है सेक्शन 34। तो ये क्या है, अनलिमिटेड है और अनडिफाइंड है। लेकिन सेक्शन 149 क्या है, डिफाइंड है। ये क्या है, डिफाइंड है, और इसमें कितने ऑब्जेक्ट बता रखे हैं, 5 ऑब्जेक्ट जो है डिफाइंड। अगर हम इन्हीं 5 ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं तो ये किस में आएगा, सेक्शन 149 के अंदर आएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट बता रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं। और क्या है इसमें, इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, जो एक्ट करते हैं किस में करते हैं, आपसी सहमति से करते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन करते हैं। और सेक्शन 149 में एक्ट जो करते हैं इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए ये क्राइम किया जाता है। तो इस तरीके से इनमें ये डिफरेंस है कि सेक्शन 34 में इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के साथ, आपसी सहमति के साथ, प्रियर मीटिंग ऑफ द माइंड के साथ जो है हम एक्ट करते हैं। लेकिन जो सेक्शन 149 में उसमें क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जो है
सेम ही उद्देश्य होता है, उसको उद्देश्य को देखते हुए अगर कोई क्राइम करते हैं तो वो सेक्शन 149 में आता है। तो ये क्या बताता है, सेक्शन 34 बताता है प्रिंसिपल ऑफ द ज्वाइंट लायबिलिटी। सेक्शन 34 बताता है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। इट डज नॉट क्रिएट द स्पेसिफिक ऑफेंस, ये किसी स्पेसिफिक ऑफेंस को क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ ये प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी को ही बताता है। लेकिन सेक्शन 149 है वो क्या बताता है, स्पेसिफिक ऑफेंस को क्रिएट करता है सेक्शन 149, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई कर रखे हैं, स्पेशली ऑब्जेक्ट जो है स्पेसिफाई कर रखे हैं। लेकिन जो सेक्शन 34 वो किसी स्पेसिफिक ऑफेंस को क्रिएट नहीं करता। अगर सेक्शन 34 के साथ अगर 2 या 2 से पर्सन के साथ रोबरी भी हो सकती है के द्वारा, थेफ्ट भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। इस तरीके से वो क्या है, स्पेसिफिक ऑफेंस को क्रिएट नहीं करता है। तो इसमें जो है पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इन सेक्शन 34। सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन में क्या है, पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। पार्टिसिपेशन क्या होता है, जरूरी होता है। लेकिन इसमें सेक्शन 149 में क्या है, फिजिकल प्रेजेंस इज इनफ। अगर हमें ऑब्जेक्ट का पता है, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हुए हैं हम उस जगह पे, तो भी हम क्या मानेंगे कि जो है वो उसने जो कॉमन ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ये क्राइम किया है। तो इस तरीके से क्या है, फिजिकल प्रेजेंस इज इनफ इन सेक्शन 149, बट इन सेक्शन 34 पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। तो ये है कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंसेस। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।